बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकॉनमी अपडेट विद शाहिद अली में खुश आमदीद। डॉलर जो है वो अगेन मार्केट से गायब होना शुरू हो गया है और इंटर बैंक में भी रेट अब 282-83 के दरमियान आ गया है और ओपन मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है और तीन मार्केटें इस वक्त मौजूद हैं। यानी इस वक्त जो है अभी तक पैनिक फैला हुआ है और उसकी वजह से सूरत हाल कंट्रोल से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। पोर्ट का ये हाल है कि वहाँ पर एक पूरा जंगल बन गया है कंटेनर्स का और कंटेनर्स को रिलीज़ कराने के लिए पैसे नहीं है। IMF की डील थ्रू हो नहीं पा रही और मुसलसल सिर्फ डार साहब वादे किए जा रहे हैं कि डील हो रही है, लेकिन अभी तक नहीं हो रही। दूसरी तरफ ये कि जो मनी मार्केट का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जबकि स्टेट बैंक ने अपना जो पॉलिसी रेट था वो 3% बढ़ाकर 20% कर दिया, लेकिन जो मार्केट में काइबोर है वो तकरीबन 21% के ऊपर है। और जो अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने जब मार्केट से पैसा उठाने के लिए जब बुलाया था और बिड्स मांगी थी तो उसमें ज़्यादातर बैंकों ने 3 महीने से ज़्यादा अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया और 2 साल 3 साल के लिए भी कोई तैयार नहीं है पैसे लगाने के लिए। इसका मतलब है कि जो लोकल बैंक हैं वो भी उनका कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया है और अगर वो बात भी करें तो 22 और 23% के ऊपर पैसा देने की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब ऐसी सूरत हाल है कि आप सोचिए, जब मुल्क के लोग अगर हुकूमत पे भरोसा करना छोड़ दें या उनका भरोसा शेक हो जाए तो बाहर के बारे में आप क्या सोच सकते हैं। तो ये जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है और इनका जो दोनों का इम्पैक्ट है, यानी जो हमारे डॉलर्स का रेट जो ऊपर गया है और इंटरेस्ट रेट ऊपर गया है, इन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट ये हो गया कि हमारे जो टोटल कर्जे हैं वो 43 ट्रिलियन से 55 ट्रिलियन पर चले गए। यानी कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है और आइंदा के लिए उस पर ऊपर इंटरेस्ट जो है ना वो और भी बढ़ जाएगा। हमारे चूँकि लोकल कर्जे 60% हैं और फॉरेन डेट जो है 40% है, तो उसी हिसाब से आप समझ लें कि ये तकरीबन 12-13 अरब जो ट्रिलियन है ये कर्ज़ों का बोझ बढ़ गया है और वो लोकल 28 ट्रिलियन से 34 ट्रिलियन पे चले गए हैं। तो अब हर तरफ जो है वो इस तरह सूरत हाल पेचीदा होती जा रही है। दूसरी तरफ अभी मुख्तलिफ जो जगह पर जाते हैं, मिसाल के तौर पर एक हमारे आर्मी चीफ ने कोई मीटिंग बुलाई थी जिसमें कारोबारी हजरात भी थे और जिसमें इसाक डार भी थे, लेकिन वहाँ भी कोई कॉन्क्रीट बात नहीं इसाक साहब बता सके। उन्होंने कहा भाई सऊदी अरब जो है ना एक रिफाइनरी लगाने वाला है, उसमें 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होगी। ये तो एक बहुत लंबी कहानी है, वो कितने अरसे में रिफाइनरी लगेगी, कितने अरसे में पैसे लगेंगे, ये कोई मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है। जो इस वक्त अद्वियात की शॉर्टेज हो रही है, जो खाने पीने की चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आने वाला है। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि जब हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है तो अफ़गानिस्तान के रास्ते जो है ना स्मगलिंग स्टार्ट हो गई है। उसकी वजह से जो हमारी लोकल मार्केट का डॉलर है वो अफ़गानिस्तान जा रहा है। और आप सोचें, आपको सुन के हैरत होगी कि इस वक्त जो हमारे पास रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के पास वो 3.8 बिलियन डॉलर्स हैं और अफ़गानिस्तान के पास जो है वो 7.5 अरब डॉलर है। यानी उनके रिजर्व हमसे डबल हो गए हैं। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, हमें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। इससे पहले भी जो पिछली हुकूमत के वज़राए ख़जाना थे वो भी इस बात की शिकायत करते थे। अब ये काम है कि हम बॉर्डर को कंट्रोल करें और अगर हमें ट्रेड करनी भी तो बार्टर कर लें, सामान जाए सामान आए। ये जो हम स्मगलिंग हो रही है जिसमें हमारे यहाँ से डॉलर जो है वो मुसलसल वहाँ जा रहे हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो रुपया है वो मुसलसल कमज़ोर होता जा रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और डॉलर मार्केट में मिलता नहीं है। तो इन तमाम सूरत हाल ने और चीज़ों को गंभीर कर दिया है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो लोगों के बयानात आते हैं, मिसाल के तौर पे साबिक सदर जरदारी साहब हैं, उन्होंने किसी जगह एक तकरीर करते हुए फरमाया कि भाई डिफ़ॉल्ट होने से क्या होता है, वो तो जर्मनी और जापान ने भी डिफ़ॉल्ट किया था। लेकिन उन्हें ये बात नहीं समझ में आई शायद कि जर्मनी और जापान जब वर्ल्ड वॉर थी वो ख़त्म हुई थी, जर्मनी जो है उस वॉर को हार गया था और जापान में आपको पता है कि उसके 2 शहरों पर एटम बम गिराए गए थे। ये सारे मुल्क बिल्कुल तबाह हाल थे। अगर उस वक्त उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था तो वो तो बात समझ में आती है। मुझे ये बताइए कि हमारा मुल्क अच्छा भला तरक्की करता हुआ और बेहतरीन जो है तरक्की कर रहा था। आप सोचें कि 1978 में
चाइना के 12 वफ्द पाकिस्तान आए थे ये देखने के लिए कि पाकिस्तान किस तरह प्लान करता है और किस तरह जो है एग्जीक्यूट करता है कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता तरक्की कर रहा है। और आज हमारी हालत ये है कि हम डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए रात और दिन दुआएं मांग रहे हैं। और कोई जनाब, बल्कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उन्होंने भी इस मीटिंग में बड़ी कुरानी आयत पढ़ी, तर्जुमे बताए और ये बताया कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी फरमाएंगे। तो हमें तो दुआओं की तरफ ले जाया गया है, जबकि आप चाइना को देखें कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, वो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत बन गया है। फिर हमारा पड़ोसी जो इंडिया है उसको आप देखें तो वो 5वीं बड़ी मईशत बन गया है और कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। 1991 में उनके हालात भी बहुत बुरे थे, लेकिन वहाँ जो उनके वज़ीर ख़जाना ने रिफॉर्म्स की थी उन रिफॉर्म्स का रिज़ल्ट आना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हर मुल्क में जो सूरत हाल होती है, जब बुरे हालात आते हैं तो रिफॉर्म्स की जाती हैं, फिर उन पर स्ट्रिक्टली उन रिफॉर्म से अमल दरामद किया जाता है। लेकिन हमारे पास तो आज भी कुछ कहने के लिए नहीं है। आप कभी भी अगर डार साहब को या हुकूमत के किसी भी सीनियर, चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़जाना हो, वज़ीर ख़ारजा हो, सुनेंगे तो वो कोई फ्यूचर प्लान आपको नहीं देंगे कि भाई अगर आज हमने इसको निकल भी आए इस मुश्किल से तो आइंदा दोबारा इसमें नहीं फंसेंगे, इसके कितने चांसेस हैं। जाहिर है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा रेमिटेंसेस की ज़रूरत है। हमारे दोनों एंड पे जो है मुसीबत में फंसे हैं। एक तरफ हमारा करंट अकाउंट का इतना बड़ा डेफिसिट होता है कि उसे पूरा करने के लिए मुसलसल कर्जा लेते हैं। आज ये हालत हो गई है कि हमारे ऊपर 127 अरब डॉलर का कर्जा है और ये हमें 3 साल में अदा करना है, जिसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ये भी नहीं है कि जो इस साल हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट या जो करंट अकाउंट है वो टैली हो जाए। इस साल भी हम डेफिसिट में होंगे तो उसको भी फाइनेंस करना पड़ेगा और जो पिछले 127 अरब के कर्जे हैं वो भी वापस करने हैं 3 साल में। तो क्या ऐसी प्लानिंग की है? कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जबकि आप ये देखें जितने ममालिक हैं वो हमेशा प्लान करते रहे और वो मुश्किलात से बाहर निकलते रहे। दूसरी तरफ जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है, यानी जो हमारी मुल्क की आमदनी है और जो खर्चे हैं, उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है कि हमारा जो हमने सूद का तखमीना 4000 अरब लगाया था, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से अब तकरीबन 6000 पे पहुंच जाएगा। जो हमारे टोटल रेवेन्यू का समझे जो 9400 टोटल रेवेन्यू का टारगेट है, उसमें से अगर आप 6000 अरब निकाल दें तो इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 2/3 पैसा जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाएगा। तो ऐसे तो मुल्क सस्टेन नहीं कर सकता। और ब्लैक इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो आप ये सोचें पूरे साउथ एशिया में पाकिस्तान की ब्लैक इकोनॉमी सबसे बड़ी है। इंडिया और बांग्लादेश में जो मनी सर्कुलेशन में है, यानी जो बैंकों के टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके हिसाब से देखें तो 16 से 17% जो है वो मनी सर्कुलेशन में है। जबकि हमारे मुल्क में जो मनी सर्कुलेशन है वो तकरीबन 34% से ज़्यादा है। तो इतना ज़्यादा रुपया अगर गर्दिश में है तो इसका मतलब ये है कि कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरा रियल इस्टेट जो है, पूरा हमारा रिटेल सेक्टर जो है, पूरा एग्रीकल्चर की ट्रेडिंग हो रही है, ये सब की सब कैश में डीलिंग कर रहे हैं और टैक्स नेट से बाहर हैं। तो इस तरह से अगर आप चलाएंगे इस मुल्क को तो ये काम तो नहीं चलने वाला। भाई हमें अपने खर्चों को या तो कम करना पड़ेगा और ज़ाहिर है जो ज़रूरी अखराजात हैं उनको हम कम तो नहीं कर सकते, तो हमें आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। आमदनी बढ़ाने का तरीका यह है कि जो भी जिसकी आमदनी भी इस काबिल है कि उसे टैक्स देना चाहिए तो उसे टैक्स लेना चाहिए। अब अगर आप पूरे सेक्टर्स को टैक्स नेट से निकाल दें तो इस तरह से मुल्क कैसे चला सकते हैं? एक आदमी जिसकी आमदनी 7 लाख है साल की वो टैक्स देता है, एक आदमी अरबों रुपए कमाता है और टैक्स नहीं देता। ऐसे तो मुल्क नहीं चल सकता, इसलिए कि वो सारे टैक्स नेट से बाहर हैं और कैश जो है उसके ऊपर डीलिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि जो सियासतदान हैं वो सियासत में इतने मगन हैं कि उनको इसका होश नहीं है कि हमारे मुल्क का क्या होगा। आप सोचिए सऊदी अरब से अभी तक हम कोई भी रिटर्न कन्फर्मेशन हासिल नहीं कर सके, ना ही कतर से ना ही यूएई से। इस वजह से आईएमएफ की डील जो है वो स्टकअप है। सिर्फ एक चाइना ने हमें एक 1.2 बिलियन तकरीबन 1 अरब 220 करोड़ डॉलर दिए हैं और उसने 2 अरब डॉलर को रोल ओवर करने का भी कह दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब, कतर, यूएई जिनसे हमें बहुत उम्मीदें थी, लेकिन वो भी भरोसा नहीं कर रहे। भरोसा क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये कि हमारी पुरानी
जो तारीख़ है उसमें कुछ मामलात इस तरह के हैं। लेकिन साथ साथ हम जो गैर जिम्मेदाराना काम कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया में कोई देख नहीं रहा। अभी रिसेंटली जब एक सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया इलेक्शन के मुतालिक, ठीक है वो इकोनॉमी से मुतालिक नहीं था, लेकिन इलेक्शन के मुतालिक अगर सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच था उसने फ़ैसला दिया, उसमें 3 जो है जो जजेस थे उनका जो फैसला था ज़ाहिर है वही ऐलान किया जाएगा। 2 ने डिसेंट किया, 5 में से 3 का, तो मेजॉरिटी का फैसला जब सुनाया गया कि इलेक्शन होने चाहिए, तो हमारे वज़ीर कानून साहब कहते हैं कि ये फैसला, तो वो जो 2 जजेस जो बेंच से पहले निकल गए थे उनको भी शामिल करके कह रहे हैं कि ये 4-3 ने रिजेक्ट कर दिया। ये बात यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं, इनको लग रहा है कि शायद दुनिया इस चीज़ को नहीं देख रही। दुनिया ये समझती है कि जो मुल्क जिसके वुज़रा अपनी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानने के तैयार नहीं है, वो जाहिर है कि हमारे साथ भी इस तरह बिहेव कर सकते हैं, कल को वो भी हमसे वादे करके फिर सकते हैं। इसलिए कि भाई आपका बिहेवियर पूरी दुनिया में नोट होता है, पूरी दुनिया ने इस चीज़ को, तमाम अखबारात ने, मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया और इसकी वजह से बहुत बदनामी हुई है। हमें ज़िम्मेदार कौम की हैसियत से काम करना पड़ेगा और हमें तमाम मामलात को ठीक करना पड़ेगा। हमें अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए तमाम उन लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा कि जिनकी आमदनी टैक्सेबल है, और हमें अपने करंट अकाउंट को मैनेज करने के लिए रेमिटेंसेस को बढ़ाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा और इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा या इंपोर्ट के सब्स्टिट्यूशन तैयार करने पड़ेंगे। इसी तरह ये मुल्क आगे चल सकता है। सिर्फ नारों से कोई मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ता। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।